नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से रोज सुबह 7 बजे हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आते हैं। वो टॉपिक हमारे पास में एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं एग्जाम में, उन सब के बारे में भी हम जो है वो चर्चा करते हैं। टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी 2025 से हुई थी और हमने वादा किया था कि पूरे साल जो है वो हम इसको चलाएंगे फिक्स टाइम पे सुबह 7 बजे और कंटिन्यू जो है वो हमारे पास में क्लास जो है वो चल रही है। कोई भी कार्य दोस्तों एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जो है वो जरूर होता है। तो एक दिन के अंदर या हम कहें कि 5-7 दिन के अंदर जो है वो हम 365 टॉपिक जो है वो कभी भी फिनिश नहीं कर सकते। हाँ, उन 365 टॉपिक को अगर हम पर डे एक एक टॉपिक को जो है वो करेंगे तो ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अब तक हमने सीडी दर सीडी की बात करें तो अब तक हमने 190 से भी ज्यादा क्लासेस जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट कर ली है और उसके बाद में रोज हम एक एक टॉपिक को जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। टॉपिक सेलेक्ट हम दो तरीके से करते हैं। एक तो हमारे पास में जो 200 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट थी वहां से करते हैं और दूसरा जो है वो हमारे पास में जो भी बच्चे डिमांड करते हैं, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उसको बच्चे कमेंट के द्वारा जो है बता सकते हैं। कमेंट आप यूट्यूब पे कर सकते हो, कमेंट आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, कमेंट आप टेलीग्राम पे कर सकते हो। वहां पे आप कमेंट करके जो है वो हमें बता सकते हो। इसको हम जो है वो टॉपिक को लेंगे और उसको फिनिश करेंगे। इसी बुलेट सीरीज में हमारे पास में आज का टॉपिक है दोस्तों बाइपोलर डिसऑर्डर। क्वेश्चन आंसर की बात करें कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास में बाइपोलर डिसऑर्डर से जो है वो क्वेश्चन आंसर निकल के आते हैं, तो दोस्तों इसमें से हमारे पास में बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन निकल के आते हैं, यानी कि कोई भी जो है वो अप्लाइड क्वेश्चन यहां से निकल के नहीं आता है। सीधा और स्ट्रेट क्वेश्चन निकल के आता है और वहां पे क्वेश्चन निकल के आता है इसके इंट्रोडक्शन से, क्वेश्चन निकल के आता है इसके टाइप से, क्वेश्चन निकल के आता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर कौन कौन से 2 डिसऑर्डर होते हैं, कौन से डिसऑर्डर के अंदर जो है वो क्या चीज इंक्लूड होती है, वो सारी चीजें। देन इसके मैनेजमेंट पे जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कुल मिला के हर एक चीज से, यानी कि इसके टाइप से हैं, इसके प्रोसीजर से हैं, देन इसके इंट्रोडक्शन से, देन इसके मैनेजमेंट से, सबसे जो है वो क्वेश्चन निकल के जो है वो आते हैं। तो 1 बाय 1 करके जो है वो हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। किसी भी चीज की अगर आपको डेफिनेशन देखनी है या किसी के बारे में समझना है, ठीक है, तो दोस्तों वहां पे उसका ब्रेकडाउन कर लो। जैसे आज का टॉपिक है हमारे पास में बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर इन द सेंस, बाई का मतलब हो गया 2, पोलर का मतलब हो गया 2 अलग अलग चीजें और डिसऑर्डर मतलब हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मलिटी, यानी कि एक डिजीज के अंदर कहीं ना कहीं 2 डिजीज शामिल है, उसको हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो एक इलनेस है और ये बेसिकली साइकेट्रिक का टॉपिक है। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो एक इलनेस है जिसके अंदर हमारे पास में मेनिया और डिप्रेशन दोनों चीजें आती है, ठीक है। मेनिया का दूसरा मतलब क्या हो गया दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एग्रेशन, ठीक है, यानी कि क्लाइंट के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि इसको तोड़ दूं, उसको फोड़ दूं, यहां कूदेगा वहां कूदेगा, वो होती है हमारे पास में मेनिया वाली कंडीशन, ठीक है। और दूसरा होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन इन द सेंस क्लाइंट बिल्कुल चुप रहेगा, होपलेस रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं करेगा, म्यूट रहेगा, ठीक है। तो एक क्लाइंट के अंदर कुछ समय में जो हो मेनिया वाली कंडीशन आएगी, बिल्कुल जो हो वो एक्टिव रहेगा, तोड़ने फोड़ने वाली वो सारी चीजें रहेगी, और कुछ समय बाद वो बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएगा, डिप्रेशन में बैठ जाएगा। तो अगर मेनिया और डिप्रेशन दोनों चीजें एक क्लाइंट के अंदर जो है वो शामिल है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके जो है वो इसको पढ़ते हैं कि मेनिया किस तरीके से आएगा, डिप्रेशन किस तरीके से आएगा और इसके टाइप जो है वो कौन कौन से आएंगे। क्लियर? तो देखते हैं दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर इज फॉर्मली नोन एज मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर को आल्सो नोन एज मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, इसको मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर या मैनिक डिप्रेसिव इलनेस के नाम से भी जो है वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि बाई का मतलब हो गया 2, ठीक है, यहां पे हो गया 2, पोलर का मतलब हो गया हमारे पास में कंडीशन और डिसऑर्डर का मतलब हो गया हमारे पास में एबनॉर्मलिटी, यानी कि 2 कंडीशन की जो है वो एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होती है। तो एक तो होगी मेनिया और दूसरी होती है हमारे पास में डिप्रेशन, ठीक है। मेनिया और डिप्रेशन की जो है वो कंडीशन आती है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर इज फॉर्मली नोन एज मैनिक डिप्रेसिव इलनेस
इट एज क्रोनिक मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट कोज एक्सट्रीम मूड स्विंग, ठीक है, जो कि किसकी वजह से होता है, एक्सट्रीम मूड स्विंग करता है। मूड स्विंग तो करेगा करेगा, कभी बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, कभी बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रेसिव रहेगा। एंड दीज मूड चेंजेस इंक्लूड एपिसोड ऑफ, यानी कि इसके अंदर जो है वो दोनों एपिसोड आएंगे। अब दोनों एपिसोड कौन कौन से आएंगे, पहला होता है हमारे पास में मेनिया और दूसरा होता है हमारे पास में डिप्रेशन। यानी कि एक बार मेनिया की कंडीशन आएगी और एक बार जो है वो डिप्रेशन की कंडीशन आएगी। उस कंडीशन को हम कहते हैं दोस्तों बाइपोलर डिसऑर्डर। तो मेनिया या हाइपोमेनिया, हाइपोमेनिया का मतलब हो गया मेनिया से जस्ट थोड़ी नीचे वाली कंडीशन आ गई, उसको हम कहते हैं दोस्तों हाइपोमेनिया। मेनिया होता सुपर डुपर कंडीशन जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो एग्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड मेनिया। हाइपोमेनिया इन द सेंस कि वहां पे हमारे पास में एग्रेशन जो है वो कम होता है। तो एबनॉर्मली एलिवेटेड और इरिटेबल जो है वो मूड होता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों मेनिया, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा जो है वो मूड एलिवेटेड होगा, उसको बेसिकली जो है वो क्या कहा जाता है, मेनिया। बहुत ज्यादा जो है वो एग्रेशन वाली कंडीशन होगी। और इरिटेबल मूड होगा, उसको हम कहते हैं दोस्तों हाइपोमेनिया, ठीक है। तो मेनिया की कंडीशन होगी एक बार, और एक बार जो है वो डिप्रेशन की कंडीशन होगी। हाँ, मेनिया और हाइपोमेनिया में एक कंडीशन होगी, ठीक है, या तो मेनिया होगी और डिप्रेशन होगा, या हाइपोमेनिया होगा और डिप्रेशन होगा। इसी के आधार पे अभी क्लासिफिकेशन भी आएगा, ठीक है। मेनिया यूं समझ लो कि बहुत ज्यादा एबनॉर्मल एलिवेटेड मूड है, बहुत ज्यादा जो है वो एबनॉर्मल कंडीशन है। और इरिटेबल मूड जो है वो हमारे पास में हाइपोमेनिया है। डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड फीलिंग वेरी लो और होपलेस कंडीशन, यानी कि बहुत ज्यादा जो है वो सैड या होपलेस की कंडीशन आती है, वो होती है हमारे पास में डिप्रेशन। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में दोनों चीज आती है, मेनिया की कंडीशन भी आएगी और डिप्रेशन की कंडीशन भी आएगी। क्लियर। देन उसके बाद आता है हमारे पास में टाइप ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर को जो है वो कितने टाइप से डिवाइड किया गया है, तो बेसिकली जो है ये 4 टाइप से जो है डिवाइड आता है। हालांकि एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछते हैं वो पूछते हैं हमारे पास में टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, यानी कि बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर और बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर से ही एग्जाम में पूछा था, बाकी दोनों टाइप से जो है वो नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास में बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर, ठीक है। अब याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर में क्या होता है दोस्तों, एक तो मेनिया की कंडीशन आएगी प्लस दूसरी डिप्रेशन की कंडीशन आएगी, ठीक है। यानी कि एक तो जो है वो हमारे पास में मेनिया की कंडीशन आएगी, एक जो है वो डिप्रेशन की कंडीशन आएगी। बाइपोलर सेकेंड डिसऑर्डर में क्या आएगा, उसमें हमारे पास में हाइपोमेनिया की कंडीशन आएगी और डिप्रेशन की कंडीशन आएगी। जैसे ये है हमारे पास में बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर, इसमें मेनिया प्लस डिप्रेशन की कंडीशन आएगी। जो बाइपोलर सेकेंड डिसऑर्डर है, इसमें हमारे पास में क्या कंडीशन आएगी, इसके अंदर हमारे पास में हाइपोमेनिया होगा, यानी कि प्योर जो है वो मेनिया की कंडीशन नहीं होगी, हाइपोमेनिया होगा प्लस डिप्रेशन होगा, ये दोनों कंडीशन है। बाइपोलर थर्ड में हमारे पास में या साइटोथाइमिक जो है वो डिसऑर्डर में क्या होगा, दोनों का मिक्सअप आएगा, यानी कि बाइपोलर फर्स्ट और बाइपोलर सेकंड दोनों का आएगा, ठीक है। और फोर्थ में हमारे पास में जो है वो स्पेसिफाइड वर्सेज अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर होता है। 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन आगे उसको जो है वो पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी में से पूछ जाते हैं हमारे पास में बाइपोलर डिसऑर्डर के क्लासिफिकेशन में। तो पहला हमारे पास में बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर में क्या होता है, एक पूछा जा सकता है बाइपोलर सेकेंड डिसऑर्डर में क्या कंडीशन आती है। तो बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर में क्या होता है, एट लीस्ट 1 मैनिक एपिसोड्स, यानी कि एक जो है मैनिक एपिसोड होगा, ठीक है, मे बी फॉलोड बाय हाइपोवोलेमिक एंड डिप्रेसिव एपिसोड्स, ठीक है। वो हाइपोमेनिक को फॉलो करके डिप्रेसिव एपिसोड को फॉलो कर सकता है, यानी कि एटलीस्ट एक तो जो है वो हमारे पास में क्या कंडीशन आएगी, मेनिया की कंडीशन आएगी। और मैनिक एपिसोड जो है वो एटलीस्ट 7 डेज रहेगा, 7 दिन रहेगा, और उसमें हमें इतना मैनिक रहेगा कि हॉस्पिटलाइजेशन की जो है वो रिक्वायर्ड आ जाएगा, यानी कि क्लाइंट इतना एक्टिव रहेगा, इतना हल्ला गुल्ला करेगा कि उसको हमें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ सकता है, ठीक है। तो मैनिक एपिसोड्स रहेगा बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर में, मैनिक एपिसोड्स रहेगा, और वो एपिसोड कम से कम जो है वो 7 दिन रहेगा, और इतना ज्यादा रहेगा कि हमें हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत जो है वो हो सकती है। सेकेंड आता है हमारे पास में डिप्रेसिव एपिसोड्स। डिप्रेसिव एपिसोड जो है वो कम से कम 2 वीक रहेगा, यानी कि कम से कम जो है वो 14 डेज रहेगा। समझ में आ गया। मेनिया जो है वो 7 डेज रहेगा,
और हमारे पास में डिप्रेशन जो है वो 14 डेज रहेगा। ठीक है, मेनिया बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में आएगा, इतना सीवियर आएगा कि हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत जो है वो हो सकती है। यह है हमारे पास में बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेकंड, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर। ठीक है, बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर में मैंने आपको क्या बताया था, हाइपोमेनिया होगा प्लस डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो देखो, करेक्टराइज बाय पैटर्न ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड्स एंड हाइपोमेनिक एपिसोड्स, यानी कि एक डिप्रेशन होगा एंड एक जो है वो हमारे पास में हाइपोमेनिया होगा। ठीक है, इस तरीके से फॉलोड होगा। एंड नॉट फुल मेनिक एपिसोड्स अकर, जो फुल मेनिक एपिसोड था, यानी कि इतना ज्यादा जो मेनिया वाली कंडीशन थी जिसमें हमें हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाना पड़ सकता था, वो कंडीशन नहीं आएगी। हाइपोमेनिया एंड डिप्रेशन वाली कंडीशन आएगी, इसको हम कहते हैं बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर। तीसरी आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। इसको हम साइकोथाइमिया के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, साइकोथाइमिया के नाम से जो है वो जानते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारे पास में यानी कि क्रोनिक फेकुलेटिक मूड with period of hypomania and depression not severe enough to meet full criteria of bipolar first and bipolar second, यानी कि इसके अंदर भी जो है वो हाइपोमेनिया और डिप्रेशन की कंडीशन रहेगी, लेकिन जो फर्स्ट में और सेकंड में थी वैसी नहीं रहेगी, उन क्राइटेरिया को जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। यानी कि फर्स्ट में बहुत ज्यादा मेनिया था, इतना ज्यादा था कि हॉस्पिटल रिक्वायर्ड कर सकते थे, 7 दिन मेनिया की कंडीशन थी, फिर 14 दिन जो है वो डिप्रेशन की कंडीशन थी। बाइपोलर सेकंड में क्या था हमारे पास में कि उसमें डिप्रेशन था और मेनिया नहीं था। ठीक है, हाइपोमेनिया था। ये जो क्या करते हैं, इसमें हाइपोमेनिया और डिप्रेशन दोनों रहेगा, लेकिन दोनों ही सीवियर नहीं रहेंगे, और ये जो है वो दोनों के क्राइटेरिया को जो है वो फुलफिल करेगा। ठीक है, यानी कि किसी को भी जो हो फर्स्ट और सेकंड दोनों को जो है वो फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन होती है बेसिकली जो है वो 2 साल के बच्चों में जो है देखने को मिलती है, 1 ईयर चाइल्ड इन एडोलसेंट। ठीक है, यानी कि एक साल 2 साल की जो है वो इसकी रहती है ड्यूरेशन टाइम पे। ठीक है, एटलीस्ट 2 ईयर्स इन चिल्ड्रंस। ठीक है, एडल्ट में जो है वो 2 ईयर्स रहता है, तो ये चीज जो है वो देखने को मिलेगी, जिसको हम कहते हैं साइकोथाइमिया। फोर्थ आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड अदर स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा दोस्तों, कंडीशन विथ बाइपोलर फीचर्स दैट डजंट मीट फुल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, यानी कि दोनों चीज रहेगी, डिप्रेशन भी रहेगा एंड जो है वो मेनिया भी रहेगी, लेकिन हम उसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, यानी कि इतना फाइंड आउट नहीं होगा कि हम उसका प्रॉपर जो है वो डायग्नोसिस बना सके। ठीक है, तो ये हमारे पास में 4 टाइप है किसके, बाइपोलर डिसऑर्डर के, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सबको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दोस्तों सिम्टम्स। सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों सिम्टम्स आपको बताइए, मेनिया एपिसोड्स होगा तो आपको एक ही चीज ध्यान रखना, मेनिया इन द सेंस कि किसी क्लाइंट के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाए। ठीक है, फिर बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी तो वो क्या करेगा, ठीक है, भागेगा, कूदेगा, पहाड़ चढ़ेगा, उछलेगा, हंसेगा। ठीक है, ये सारी चीजें करेगा। मान लो किसी को हम ऐसा इंजेक्शन लगा दे जिसमें उसको हद से ज्यादा एनर्जी आ जाए, तो वो कंडीशन आती है हमारे पास में मेनिया वाली। डिप्रेशन वाली कंडीशन, बिल्कुल आपको पता है आजकल हर दूसरा आदमी जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है। म्यूट वाली कंडीशन, यानी कि बिल्कुल जो है वो शांत हो गया, चुप हो गया, वो आ गया हमारे पास में मेनिया की कंडीशन। ठीक है, तो दोस्तों ले लेते हैं हमारे पास में, तो फर्स्ट है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मैनिक एपिसोड सिम्टम्स। मैनिक एपिसोड सिम्टम्स में हम लेते हैं दोस्तों इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम एंड ग्रेंडोसिटी। ठीक है, यानी कि जो सेल्फ एस्टीम है, खुद की जो चीजें हैं, सेल्फ एस्टीम, आपने हायरार्की देखी होगी, हायरार्की में मैंने सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को बहुत अच्छे से तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया था, इसी बुलेट सीरीज के अंदर जो है मैंने एक्सप्लेन किया था। और ग्रेंडोसिटी इन द सेंस कि खुद को ही जो है वो सुपर पावर समझने लग जाएगा, तो वो होगा। नेक्स्ट, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, यानी कि उसको नींद नहीं आएगी, बिल्कुल सोने की उसको जरूरत ही नहीं हो, इतनी एनर्जी रहेगी कि पूरे दिन एक्टिव रहेगा। एंड टॉल्कनेस एंड प्रेशर टू कीप टॉकिंग, बहुत तेज बहुत एनर्जी के साथ जो है वो बातचीत करेगा, लगातार बातचीत करेगा। ठीक है, बिना रुके जो है वो बातचीत करेगा। एंड रेसिंग थॉट्स, भागने के लिए, ठीक है, हमेशा चलेगा तो दौड़ते हुए चलेगा, भागेगा, कूदेगा। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया था वो सारे थॉट्स आएंगे। एंड डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है, किसी भी चीज से जो है वो डिस्ट्रैक्ट होगा, एक जगह टिक के जो है वो नहीं बैठ पाएगा। एंड
इंक्रीज इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी और फिजिकल रेस्टलेसनेस। ठीक है, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और फिजिकल रेस्टलेसनेस यानी कि जैसे हम आराम करते हैं वो कंडीशन जो है वो नहीं रहेगी। एंड रिस्की बिहेवियर इन द सेंस कि स्पेंडिंग स्प्रेस, सेक्सुअल रिस्क, काफी ज्यादा एक्टिव, ये सारी चीजों के, खेल कूद में भी बहुत ज्यादा एनर्जी दिखाएगा। तो ये सिम्टम्स आते हैं मेनिया के। तो बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों के जो है वो सिम्टम्स आएंगे। तो ये जो सारी सिम्टम्स देखे वो है हमारे पास में मेनिया के। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हाइपोमेनिक। हाइपोमेनिक क्या होता है? मेनिया से जस्ट नीचे वाली जो है वो कंडीशन है उसको हम कहते हैं हाइपोमेनिक। इसमें क्या होता है? सिमिलर टू मेनिया बट लेस सीवियर। ठीक है, वही चीज है कि मेनिया से जस्ट थोड़ा सा नीचे वाला कदम क्या हो गया दोस्तों? हाइपोमेनिया। यानी कि इसमें भी जो है वो एनर्जी तो रहेगी लेकिन उस लेवल की नहीं रहेगी भी तोड़ दे फोड़ दे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो है वो नॉर्मली काम करेगा, एनर्जी रहेगी। नो साइकोसिस एंड मेजर फंक्शनल इंपेयरमेंट। तो दोस्तों दो चीजें होती है, एक होता है साइकोसिस, एक होता है न्यूरोसिस। ठीक है, जैसे मान लो कोई आदमी बहकी बहकी बातें कर रहा है तो एक तो उसके दिमाग में ही कोई चीज भर गई है तो होगी साइकोसिस। न्यूरोसिस क्या होगी? उसके दिमाग में नर्व के अंदर कोई डैमेज हो गया, उसको हम कहते हैं न्यूरोसिस। इसके ऊपर भी हम क्लास लेंगे, न्यूरोसिस साइकोसिस डिसऑर्डर के ऊपर। तो दोस्तों न्यूरोसिस का मतलब हो गया कि कोई भी ब्रेन या उसकी नर्व की एबनॉर्मलिटी से कोई चीज होती है, उसको हम कहते हैं दोस्तों न्यूरोसिस। ठीक है, साइकोसिस क्या होता है? दिमाग में कोई चीज फिक्स बैठा ली, उसको हम कहते हैं दोस्तों साइकोसिस। तो नो साइकोसिस, मेजर फंक्शनल इंपेयरमेंट जो है वो नहीं होता और एटलीस्ट 4 कंज्यूकेटिव डेज होता है, लगातार जो हो 4 दिनों तक रहेगा। मेनिया वाली कंडीशन जो हो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी जो है वो रह जाती है। कुल मिला के हाइपोमेनिया कंडीशन होती है कि मेनिया से जस्ट नीचे वाली कंडीशन है वो हो गई हमारे पास में हाइपोमेनिया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में डिप्रेसिव एपिसोड्स सिम्टम्स। तो दोस्तों हम सिम्टम्स यहां पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने मेनिया के सिम्टम्स देखे थे, फिर हमने हाइपोमेनिया वाला देखा था, अब आ गया हमारे पास में डिप्रेशन एपिसोड सिम्टम कि डिप्रेशन का एपिसोड आ गया तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगी। तो आपको पता ही दोस्तों, चुपचाप आदमी बैठा रहता है, न किसी से बात करता है, न खेल कूद में ध्यान देता है, अपने ही इंटरेस्ट में रहता है, खुद को गिल्टी फील करता है, खुद को मरने वाली कंडीशन आती है। ठीक है, अपने आप को खत्म करने वाली कंडीशन आती है। तो ये होता है हमारे पास में दोस्तों डिप्रेसिव एपिसोड सिम्टम्स। तो दोस्तों परसिस्टेंट सैडनेस एंड लो मूड। ठीक है, लगातार लंबे समय तक जो है वो उदास रहेगा, लंबे समय तक जो है वो सैडनेस रहेगा एंड लो मूड रहेगा। फटिक और लॉस ऑफ एनर्जी रहेगी। ठीक है, फटिक रहेगा मतलब एनर्जी बिल्कुल नहीं रहेगी और लॉस ऑफ एनर्जी रहेगी। ठीक है, एनर्जी बिल्कुल जीरो, एनर्जी का नामो निशान नहीं रहेगा। एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेजर। ठीक है, प्लेजर और इंटरेस्ट जो हो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इंटरेस्ट जो हो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एंड एपिटाइटी और वेट चेंजेज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल खाने की भूख मर जाएगी, देन वेट चेंजेज होगा, जब खाएगा ही नहीं तो वेट कहां से बढ़ेगा। एंड स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इंसोमिनिया हो जाएगा, नींद नहीं आ जाएगी, या फिर बहुत ज्यादा सोता रहेगा। डिप्रेशन वाला कभी अगर सोने लग गया तो सोता ही रहेगा, तो इंसोमिनिया हो सकता है, या तो बिल्कुल नींद उड़ जाएगी। कुछ लोग डिप्रेशन में नींद उड़ जाती है और कुछ डिप्रेशन में हद से ज्यादा सोते हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन होती है, इंसोमिनिया और हाइपरसोमिनिया। नेक्स्ट, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस या गिल्टी, खुद को गिल्टी फील करेगा, खुद को जो है वो होपलेस फील करेगा। एंड सुसाइडल थॉट्स और अटेम्प्ट, दिमाग के अंदर जो है वो सुसाइडल थॉट आएंगे। सुसाइडल थॉट इन द सेंस खुद को खत्म करने वाले थॉट आएंगे और हो सकता अटेम्प्ट भी करें। ठीक है, जैसे खुद को अपने आप को खत्म करने के लिए रस्सी ले आएगा, कहीं अलग जगह जो हो कूदने की कोशिश करेगा, खुद को कट करने की कोशिश करेगा, तो सुसाइडल थॉट भी आएंगे और अटेम्प्ट भी हो सकते हैं। ये कंडीशन आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डिप्रेसिव एपिसोड्स की। तो हम बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स की बात करते तो सिम्टम्स 3 कैटेगरी में थे, मेनिया, हाइपोमेनिया एंड डिप्रेशन। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कोजेज एंड रिस्क फैक्टर। भाई कोई भी क्लाइंट जो है बाइपोलर डिसऑर्डर क्यों आता है, क्या इसका कोजेज है, क्या इसका एटियोलॉजी है, तो 1 बाय 1 करके सभी कोजेज के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास में बायोलॉजिकल कोजेज। बायोलॉजिकल कोजेज इन द सेंस जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग, यानी कि अगर किसी की फैमिली में किसी क्लाइंट को बाइपोलर डिसऑर्डर है, माँ को, पिताजी को, दादा को, भाई को, फूफा को, किसी को अगर फैमिली मेंबर में जो है वो अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो जो आने वाली संतति है उनमें भी हो सकता है बाइपोलर डिसऑर्डर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, ब्रेन स्ट्रक्चर और न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, किसी कारणवश जो है
वो ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, जैसे मान लो हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाए, सीवीए हो जाए, ठीक है, या कोई हेड इंजरी हो जाए जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, ठीक है, मेंडुला ऑब्लिंगेटा डैमेज हो जाए, थैलेमस डैमेज हो जाए, हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाए, जो थिंकिंग वाला एरिया है उस पर चोट लग जाए, या न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे कि गाबा हो गया, सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, एसिटाइलकोलिन हो गया। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका इम्बैलेंस हो जाएगा तो भी हमारे पास में बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन, डोपामिन, अगर इनका इम्बैलेंस होता है तो क्लाइंट जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर में जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारे पास में बायोलॉजिकल कोजेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एनवायरमेंटल कोजेज, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। जैसे फर्स्ट है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। किसी की जिंदगी में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, ठीक है, एनी टाइम जो है वो स्ट्रेस रहेगा, तो फिर बाइपोलर डिसऑर्डर आ सकता है, ठीक है। देन उसके बाद सब्सटेंसेज यूजेज, ठीक है, कोई भी किसी ड्रग्स का सेवन कर रहा है, किसी भी चीज का जो है वो ऐसी चीजें जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ब्रेन के लिए हानिकारक है, हीरोइन हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, तो सब्सटेंसेज यूजेज कर रहा है तो उसमें बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकते हैं। नेक्स्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड एब्यूज, ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा या एब्यूज जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर किसी के बचपन में जो है वो ऐसा कोई ट्रॉमा हुआ, ऐसी कोई ट्रेजेडी हो गई, या कोई ऐसा उसके साथ एबिजिंग चीजें घटित हो गई, तो उनमें बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर है। नेक्स्ट आता है मेडिकल एंड अदर चीजें, ठीक है, अदर ट्रिगर्स, ठीक है। एनवायरमेंटल हो गया, बायोलॉजिकल होगा, मेडिकल और अदर जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड के हो गए या थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन है, अगर इनका इम्बैलेंस हो जाएगा तो फिर बाइपोलर डिसऑर्डर होने की संभावना है। सर्टेन मेडिकेशन, जैसे कुछ ऐसी मेडिकेशन है जैसे एंटी डिप्रेसेंट है, स्टेरॉइड्स है, इनका बहुत ज्यादा यूज ले लिया या लंबे समय तक जो है वो यूज लिया, तो उस कंडीशन में भी जो है बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डायग्नोसिस। किसी भी क्लाइंट के अंदर जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर है तो कैसे डायग्नोसिस करोगे। तो डायग्नोसिस जो है वो बेस्ड होता है दो कैटेगरी पे। कौन कौन सा, पहला साइकेट्रिक इवैल्यूएशन पे और दूसरा मूड चार्ट पे, ठीक है। मूड चार्ट पे इन द सेंस, ठीक है, मूड चार्ट पे इन द सेंस कभी उसको मेनिया आ रहा है, कभी उसको डिप्रेशन आ रहा है, कभी उसको हाइपोमेनिया आ रहा है, कभी उसको डिप्रेशन आ रहा है, दोनों चीजें जो है वो अल्टरनेट आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लाइंट जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जो है वो सफर कर रहा है, ठीक है। तो मूड चार्ट से पता चल जाएगा। ट्रेक्यू, मूड स्विंग्स, स्लीप एक्टिविटी, इनसे हम फाइंड आउट करवा सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्लाइंट जो है बाइपोलर डिसऑर्डर से जो है वो सफर कर रहा है। नेक्स्ट साइकेट्रिक इवैल्यूएशन, जैसे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ठीक है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एमएससी इसको बोलते हैं। कोई भी साइकेट्रिक इलनेस होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है वो एमएससी किया जाता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है, या एक मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी आता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी आता है। दोनों में जो है वो हम दोस्तों करते हैं, इससे हम फाइंड आउट लगाते हैं कि किसी भी क्लाइंट के अंदर क्या बीमारी हो सकती है। ये भी हम क्लास जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर जो है बहुत जल्दी लेने वाले हैं। इसके अंदर अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ओरिएंटेशन आता है, बिहेवियर आता है, ये सारी चीज आती है, उसके आधार पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसको प्रॉब्लम जो है वो क्या है। एंड क्लिनिकल इंटरव्यू, क्लिनिकल इंटरव्यू इन द सेंस उसको बैठ के जो हो पूछाता है कि हाँ बताओ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरीके से होता है, तो कहता है, वो कहेगा कि सर कुछ दिन तो जो हो मुझे ऐसा होता है कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, फिर मैं सडनली डिप्रेशन चला जाता हूं। तो ये साइकेट्रिक इवैल्यूएशन और मूड चार्ट से हम जो है वो डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये क्लाइंट जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डीएसएम क्राइटेरिया, ठीक है। डीएसएम क्राइटेरिया एक साइकेट्रिक का जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डीएसएम आपको बताइए डायग्नोस्टिक एंड स्टेटुअल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो है वो अलग अलग जो है वो क्राइटेरिया दिए हुए हैं, ठीक है। यानी कि यूज बाय साइकेट्रिस्ट, ये साइकेट्रिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है फॉर फॉर्मल डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। एंड रूल आउट मेडिकल कंडीशन, ठीक है। और मेडिकल कंडीशन को भी हम रूल आउट करते हैं कि कोई थायराइड डिसफंक्शन तो नहीं है, क्योंकि थायराइड डिसफंक्शन होगा देन उसमें क्या होता है हमारे पास में बीएमआर जो है वो अल्टर्ड होगी। अब बीएमआर हमारे पास में अगर डिक्रीज हो जाएगी तो क्लाइंट जो है वो डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। और अगर बीएमआर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी तो क्लाइंट जो है वो मैनिक चीजें दिखाएगा, मैनिक एपिसोड वाली चीजें दिखाएगा।
क्यों? क्योंकि बीएमआर ज्यादा बनेगी, ज्यादा एनर्जी बनेगी तो मैनिक कंडीशन आएगी। तो मेनिया और डिप्रेशन ये दोनों कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो रूल आउट ऑफ मेडिकल कंडीशन जैसे कि थायराइड डिसफंक्शन या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और फिर साइकेट्रिक जो है वो डीएसएम क्राइटेरिया के द्वारा जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्लाइंट बाइपोलर से सफर कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में हमारे पास में सबसे पहले हम यूज लेते हैं दोस्तों मेडिकेशन। अब मेडिकेशन कौन कौन सी यूज में लेते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले मेडिकेशन यूज में लेते हैं मूड स्टेबलाइजर। मूड स्टेबलाइजर वो ड्रग्स होती है जो हमारे मूड को स्टेबल करती है। ठीक है, अगर मेनिया है तो उसको कंट्रोल करेगी, अगर डिप्रेशन है तो उसको कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो मूड स्टेबलाइजर जो है वो ड्रग्स दी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लिथियम थेरेपी। ये सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो काम में ली जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर में सबसे मेन ड्रग्स कौन सी होती है दोस्तों? लिथियम है। और लिथियम को भी हम जो है वो दोस्तों बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो नेक्स्ट वीक में लेने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, लिथियम को भी हम जो है बहुत जल्दी लेने वाले हैं। और ये सबसे मोस्ट ड्रग्स जो है वो काम में आती है बाइपोलर डिसऑर्डर में। नेक्स्ट वेलपोरेट, सोडियम वेलपोरेट का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, कार्मेजेपाइन, ये कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो कि मूड को जो है हमारे पास में स्टेबलाइज करती है, या ये मूड को स्टेबलाइज वाली ड्रग्स है। ठीक है, लिथियम हुआ, सोडियम वेलपोरेट हुआ, कार्मेजेपाइन हुआ, ये सारे के सारे मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स है। ठीक है, तो ये हम काम में लेते हैं। मूड स्टेबलाइजर में सबसे पहली जो चीज काम में लेते हैं वो लेते हैं हम दोस्तों लिथियम ड्रग्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एंटी साइकोटिक। एंटी साइकोटिक ड्रग्स कौन सी होती है? जैसे हमारे पास में ओलांजेपाइन है, रेस्पिरिडिन है, क्यूटियापिन्स है। ये कुछ ऐसी ड्रग्स आती है जो कि एंटी साइकोटिक के रूप में जो है वो वर्क करती है। ठीक है, और एंटी साइकोटिक के रूप में वर्क करेगी तो हमारे पास में बाइपोलर डिसऑर्डर का हम ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। ठीक है, यूजुअली जो है वो हमेशा सावधानी से देना है। एंटी डिप्रेशन ध्यान रखना, एंटी डिप्रेशन सावधानी से क्यों है दोस्तों? क्योंकि उसमें दोनों प्रकार के हैं। उसमें हमारे पास में मेनिया वाली कंडीशन भी है, ठीक है, और डिप्रेशन वाली कंडीशन भी है। तो एक बार मेनिया होता है, एक बार डिप्रेशन होता है। आपने एंटी डिप्रेसेंट दिया यानी कि डिप्रेशन को खत्म करने वाला, और फिर उसके बाद में उसमें मेनिया भी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि डिप्रेशन जैसे खत्म हो, मेनिया उसके अंदर आ गया, आपने मेनिया वाली कंडीशन और दे दी, तो वो फिर वो बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिव रूप आ जाएगा। इसलिए एंटी डिप्रेसेंट का यूज जो है वो बहुत सावधानी के साथ में जो है वो करना चाहिए। ठीक है, ऑफन कंबाइंड विथ मूड स्टेबलाइजर टू प्रिवेंट एनीमिया, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट जो है बहुत सावधानी से देनी चाहिए और उसको मूड स्टेबलाइजर के साथ देना चाहिए, क्योंकि फिर हमें मेनिया को भी जो है वो प्रिवेंट करना है या मेनिया को भी जो है वो रोकना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एंटी एंजाइटी मेडिकेशन। एंटी एंजाइटी मेडिकेशन इन द सेंस जो एंजाइटी को कम करती है। ये बेसिकली शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए होता है, जैसे बेंजीडाइजिपाइन्स। ठीक है, ये कुछ ऐसी ड्रग्स है जिसके द्वारा हम जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन कौन से थे दोस्तों? मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स देते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम वेलपोरेट, कार्मेजेपाइन। एंटी साइकोटिक ड्रग्स देते हैं जैसे कि ओलांजेपाइन, रेस्पिरिडिन, क्यूटियापिन्स। एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, लेकिन इसको हमेशा जो है वो मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स के साथ ही जो है वो दिया जाना चाहिए। और नेक्स्ट एंटी साइकोटिक मेडिकेशन देते हैं जैसे कि बेंजोडाइजिपिन्स। तो मेडिकेशन के द्वारा जो हम बाइपोलर डिसऑर्डर को ये मेडिकेशन ये चीजें देके जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी भी जो है वो हमारे पास में बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, इसमें हमारे पास में कौन सी थेरेपी देते हैं दोस्तों? सीबीटी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये सबसे अच्छी और सबसे परफेक्ट जो है वो हमारे पास में साइकोथेरेपी है। ठीक है, साइकोथेरेपी जो है वो हमारे पास में यानी कि बिहेवियर थेरेपी, हम कहें कि थेरेपी के द्वारा जो है वो हम किसी क्लाइंट को बिना मेडिकेशन के ठीक करना चाहे उसको बोलते हैं साइकोथेरेपी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में सबसे मेन आती है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो गया सीबीटी। ये क्या करती है दोस्तों? टू मैनेज नेगेटिव थॉट्स, इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम थेरेपी एंड फोकस ऑन स्टेबलाइजिंग डेली रूटीन। ये बेसिकली क्या करती है दोस्तों कि जितने भी हमारे पास में नेगेटिव थॉट्स है जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन हो रहा था, जितने भी हमारे पास में नेगेटिव थॉट्स है, जितने भी हमारे पास में इंटरपर्सनल और सोशल रिदम थेरेपी थी, उस पर फोकस करते हैं। और फोकस किस पे किया जाता है? जो रूटीनली जो डेली एक्टिविटी है, जो हम डेली काम कर रहे हैं, उस पे जो है वो फोकस
करते हैं। नेक्स्ट, फैमिली फोकस्ड थेरेपी। फैमिली फोकस्ड थेरेपी देते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, क्लाइंट को जो है वो एजुकेशन देते हैं और फैमिली की इंपॉर्टेंस बताते हैं, सपोर्ट फॉर फैमिली करते हैं, ताकि फैमिली वाले भी जो है वो उसको सपोर्ट करें। और फैमिली के अंदर जो अब क्लाइंट है उसको तो खुद को पता नहीं है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो फैमिली वाले को और फैमिली फोकस्ड जो है वो थेरेपी दी जाती है। इन्वॉल्व एजुकेशन एंड सपोर्ट फॉर फैमिली, ये साइकोथेरेपी जो है वो हम क्लाइंट को जो है वो देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लाइफ स्टाइल एंड सपोर्ट। अगर कोई भी क्लाइंट जो है वो हमारे पास में बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, तो हम क्या क्या चीजें करेंगे, क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, किस तरीके से जो है वो सपोर्ट, कौन सी चीजों में हम उसको सपोर्ट देंगे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है रेगुलर स्लीप एंड एक्टिविटी शेड्यूल। उसका एक स्लीप का जो है वो टाइम पीरियड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों बाइपोलर डिसऑर्डर में हमारे पास में स्लीप डिसऑर्डर सबसे ज्यादा होता है। क्यों? मेनिया के कंडीशन में वो वैसे नहीं सो पाएगा, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, तो वो सोएगा ही नहीं, तो स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया। सेकंड चीज, डिप्रेशन के अंदर, डिप्रेशन में वैसे नहीं सो पाता या बहुत ज्यादा सोएगा, या तो डिप्रेशन में भी नहीं सोएगा या फिर बहुत ज्यादा सोएगा, तो उसका रेगुलर जो है वो स्लीप पैटर्न बनाएंगे कि भाई इतने से इतने समय तक तो जो है वो उसको सोना ही सोना है। साथ के साथ एक्टिविटी शेड्यूल करेंगे। एक्टिविटी शेड्यूल करेंगे, जैसे मेनिया वाली कंडीशन है उसमें भी हम एक्टिविटी शेड्यूल करेंगे और डिप्रेशन वाले में भी जो हम एक्टिविटी शेड्यूल करेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं दोस्तों, आपने एक बहुत अच्छे एथलेटिक्स का नाम सुना होगा, एथलेटिक्स से हम कहें दोस्तों माइकल क्लेप्स, ठीक है, जिसने अमेरिका का था, बहुत सारे मेडल जीते थे। वो बेसिकली मेनिया या हम कहें हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिशिएट से जो है वो सफर कर रहा था, ठीक है। वो बहुत ज्यादा एक्टिव था, उसमें इतनी एनर्जी थी कि वो एक जगह टिक ही नहीं सकता था। तो उसकी माँ ने जो है वो उसको कहां पे, साइकेट्रिक के पास लेके गए, तो साइकेट्रिस्ट ने कहा कि ऐसी एक्टिविटी इससे करो जिससे ये जल्दी थक जाए, ताकि थक जाएगा तो आराम से जो है वो एक जगह टिक के बैठ जाएगा। अब एनर्जी किस में खत्म होगी, साइकिलिंग में खत्म होगी, रेसिंग में खत्म होगी। तो उसकी मां ने उसको जो है वो पानी में उतार दिया, तैराक बना दिया। तो तैराक बनाने के बाद देखो वो दुनिया में कितना जो है वो परचम लहरा है। तो उसकी एक्टिविटी शेड्यूल करते हैं। तो मेनिया वाले कंडीशन में जो हो मेनिया वाली एक्टिविटी शेड्यूल करेंगे, और डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन वाले क्लाइंट को भी जो है वो अंधेरे कमरे में नहीं छोड़ेंगे, उसको भी हम बाहर घूमने के लिए जो है वो एक्टिविटी शेड्यूल करेंगे। नेक्स्ट, अवॉइड ड्रग्स एंड अल्कोहल। कोई भी क्लाइंट अगर ड्रग्स या अल्कोहल ले रहा है तो उसको हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक। अगर लाइफ के अंदर कोई भी स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने वाली टेक्निक जो है वो हम काम में लेंगे। एंड सपोर्ट ग्रुप्स एंड पीयर सपोर्ट। जो भी उसके ग्रुप्स हैं, फैमिली ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स ग्रुप हैं, पीयर ग्रुप होता है जो आपस के दोस्तों का है, उसमें जो है वो हम इंफॉर्मेशन देंगे और वहां पे बोलेंगे कि इस क्लाइंट को जो है वो सपोर्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर से जो है वो सफर कर रहा है। तो इस तरीके से हम उसका जो है वो लाइफ स्टाइल एंड सपोर्ट करके जो है वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकती है, ठीक है। इफ अनट्रीटेड बाइपोलर डिसऑर्डर कैन लीड टू। अगर आपने बाइपोलर डिसऑर्डर को कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, कोई भी क्लाइंट के अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर है, अगर उसको आपने कंट्रोल नहीं किया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो पहली कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी पुअर परफॉर्मेंस एट स्कूल और वर्क। जो भी बंदा स्कूल में है, ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस वीक आ जाएगी, न वो ढंग से पढ़ पाएगा न वो ढंग से खेल पाएगा। अगर वो वर्क में है, ठीक है, कहीं जॉब कर रहा है, तो उसकी वर्क एक्टिविटी भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो अपने काम पे जो है वो ध्यान दे ही नहीं पाएगा, उसकी वर्क कैपेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। पुअर परफॉर्मेंस एट स्कूल एंड वर्क, अगर आपने बाइपोलर डिसऑर्डर को कंट्रोल नहीं किया तो। नेक्स्ट, सब्सटेंसेज यूजेज, ठीक है, अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है तो फिर वो सब्सटेंसेज यूजेज करने लग जाएगा। बहुत सारे डिप्रेशन वाले आपको पता है किसका सेवन करते हैं, मदिरा का, वाइन का सेवन करने लग जाते हैं, ठीक है। किसी की वाइफ जो है वो डेथ कर गई, या किसी को बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया, या बहुत ज्यादा दुख हुआ, डिप्रेशन में चला जाता है, तो वो सबसे पहला साधन क्या ढूंढता है, अपना वाइन ही ढूंढता है। तो वो सब्सटेंसेज यूजेज करने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लीगल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स, ठीक है, लीगल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएगी, सारी चीजों में आएगी। देन सुसाइड एंड सेल्फ हार्म, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर में, डिप्रेशन वाली कंडीशन में सुसाइडल थॉट आते हैं, खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाली कंडीशन आती है और पहुंचाता भी है, ठीक है। लास्ट, रिलेशनशिप इश्यू। ऑफ कोर्स अगर बाइपोलर डिसऑर्डर होगा तो रिलेशनशिप इश्यू आएंगे, दोस्तों के साथ भी आएंगे, हस्बैंड वाइफ के साथ भी आएंगे,
पेरेंट्स के साथ भी आएंगे, भाई बहनों के साथ भी आएंगे। क्यों? कभी तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो उस दो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार तेरी दिक्कत क्या है, कभी तो हम पे चिल्लाता है, कभी बिल्कुल चुप हो जाता है। तो रिलेशनशिप इश्यू भी जो है वो आएंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके बाइपोलर डिसऑर्डर को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि किस तरीके से हम बाइपोलर डिसऑर्डर में हम जो है वो मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम असेसमेंट करेंगे, देन उसके बाद इंटरवेंशन करेंगे। असेसमेंट में हम क्या चेक करेंगे दोस्तों? मॉनिटर मूड को मॉनिटर करेंगे, उसके बिहेवियर को मॉनिटर करेंगे, एंड स्लीप पैटर्न को जो है वो असेस करेंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में उसका स्लीप पैटर्न कैसा है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, मेनिया वाला है या डिप्रेशन वाला है, उसका मूड कैसा है, मेनिक है या डिप्रेसिव है, तो उसको हम असेस करेंगे। देन उसके बाद इवैल्यूएट फॉर सुसाइडल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, अगर उसने सुसाइडल अटेम्प्ट किए हैं या सुसाइडल के थॉट्स हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मरीज जिंदा ही नहीं रहेगा, आप उसको तैयारी कर रहे हो, देन उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, तो सबसे पहले तो उसको असेस करना है कि सुसाइडल अटेम्प्ट तो नहीं आ रहे हैं, या पहले उसने सुसाइडल अटेम्प्ट तो नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अगर वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो आप ट्रीट किसको करोगे? तो उसको इवैल्यूएट करोगे सबसे पहले। देन चेक कॉम्प्लायंस एंड मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन वगैरह ले रहा है, जो भी चीजें हैं उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद हम इंटरवेंशन चालू करेंगे, ठीक है। असेसमेंट हमने कर लिया, असेसमेंट के बाद हम इंटरवेंशन करेंगे। क्या क्या चीजें करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले करेंगे मेंटेन सेफ एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके लिए जो है वो सेल्फ एनवायरनमेंट को जो है मेंटेन करेंगे। अगर मेनिया वाली कंडीशन है तो उसमें भी हमें सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर एक्टिविटी ज्यादा है तो हम ऐसा एनवायरनमेंट देंगे ताकि उसकी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो सके। और अगर डिप्रेशन वाली कंडीशन है, ठीक है, तो हम ऐसा एनवायरनमेंट देंगे कि वो और ज्यादा डिप्रेशन में ना जाए, वो लोगों के साथ घुले मिले बातचीत करे, तो वो सारी कंडीशन हो। नेक्स्ट आता है प्रमोट मेडिकेशन एंड एडहेरेंस, ठीक है, उसकी मेडिकेशन और वो सारी चीजें जो है वो कंटिन्यू चेकअप के साथ में जो है वो ले। नेक्स्ट एजुकेट अबाउट ट्रिगर्स एंड वियरिंग साइन, ठीक है, जो भी ट्रिगर साइन है, यानी कि सडनली जो अटैक आते हैं उसके साइन या वियरिंग साइन जो है वो वियर करें, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे आपको जो है वो वार्निंग साइन का पता लगाना है। डिप्रेशन के भी वार्निंग साइन होते हैं और मेनिया के भी वार्निंग साइन होते हैं, तो कैसे आप जो है वो आपके डिप्रेशन और जो हमारे पास में मेनिया के साइन है उनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके बारे में एजुकेट करेंगे। नेक्स्ट एनकरेज पार्टिसिपेशन इन थेरेपी, ठीक है, जो भी हमारे पास में सीबीटी थेरेपी है, देन उसके बाद जो भी थेरेपी है, फैमिली थेरेपी है, उसमें किस तरीके से आप पार्टिसिपेट करोगे उसके लिए एनकरेज करोगे। आपने सीबीटी कर लिया, ठीक है, देन उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कर लिया, फैमिली थेरेपी कर लिया, और उसमें वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, चुपचाप जो है बैठा है डिप्रेशन में, तो फिर उस थेरेपी का क्या लाभ, ठीक है। तो उस थेरेपी के अंदर जो है वो उसका एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इस चीज का ध्यान में रखना है। क्लियर है? लास्ट आ जाता हमारे पास में प्रिवेंशन। बाइपोलर डिसऑर्डर से आप किस तरीके से जो है वो बचा जा सकता है, किस तरीके से आप जो है वो प्रिवेंट करोगे। तो पहला आया हमारे पास में अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का मतलब होता है हमारे पास में कि जितना जल्दी हो सके हम असेस करेंगे कि इसके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर है या नहीं है, और जितना जल्दी असेसमेंट हो जाए उतना ही जल्दी जो है वो ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, ताकि जो हमारे पास में डिजीज है वो ज्यादा बैड कंडीशन में ना फैल जाए, ठीक है। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो है वो करेंगे। नेक्स्ट एजुकेटिंग पेशेंट एंड फैमिली और पेशेंट को जो है वो एजुकेट करेंगे, जो भी वार्निंग साइन है उसको बताएंगे कि किस तरीके से आपको जो है बाइपोलर डिसऑर्डर से आगे इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो। नेक्स्ट रिकॉग्नाइज प्रोमोडल सिम्टम्स, जो भी हमारे पास में प्रोमोडल सिम्टम्स मतलब कि जो पहले साइन सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से आप रिकॉग्नाइज करोगे। और लास्ट प्रिवेंटिंग रिलैप्सिंग विथ लॉन्ग टर्म केयर, ठीक है, लॉन्ग टर्म केयर पे जो है या कोई भी जो है वो क्लाइंट है हमारे पास में जो है वो उसको हम जो है वो प्रिवेंट करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके द्वारा हम जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर को जो है प्रिवेंशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास हमारे पास में जो है वो फिनिश होती है। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारे पास में नए टॉपिक की आएगी। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास कैसे लगी? बेशक आज की क्लास जो है वो थोड़ी साइकेट्रिक वाली थी, थोड़ी कम इंटरेस्टिंग थी, लेकिन हमें एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमने इसको जो है वो लिया। आई होप क्लास आपको जो है वो समझ में आई होगी। इसके टाइप
और मैनेजमेंट आप अच्छी तरीके से जो है वो याद कर लीजिए। बेसिकली क्वेश्चन जो है वो इसी में से पूछा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। कल नए टॉपिक के साथ जो है वो मिलेंगे सुबह 7 बजे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास के बारे में 2 शब्द जो है वो जरूर कहिएगा। थैंक यू सो मच।